गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हमने आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और लास्ट में मैंगलोर की संधि बताई थी। मैंगलोर की संधि और उसके दौरान हमने ये बताया था कि हैदर अली की 1782 7 दिसंबर 1782 में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो उसका पुत्र होता है टिप्पू सुल्तान, टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ जो होता है युद्ध को जारी रखता है। और 1784 में मैंगलोर की संधि होती है और उस संधि के दौरान ये कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा जीता गया हैदर अली का जो क्षेत्र है या टिप्पू सुल्तान का जो क्षेत्र है वो उनको वापस कर दिया जाएगा। और टिप्पू सुल्तान और हैदर अली द्वारा जीता गया क्षेत्र अंग्रेजों का वो अंग्रेजों को वो वापस कर देंगे। ये संधि हुई थी। तो तृतीय आंग्ल मैसूर होती क्यों है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण था अंग्रेजों का छलपूर्ण नीति का व्यवहार। ठीक है, छलपूर्ण व्यवहार। ठीक, चलिए इसका सबसे पहले हम कारण की बात करते हैं। कारण था अंग्रेजों का छलपूर्ण नीति। ठीक है, अंग्रेजों का छलपूर्ण नीति था क्या? अंग्रेजों का छलपूर्ण नीति का मतलब क्या होता है? वो एक तरफ तो इनसे संधि कर चुके होते हैं 1784 में, लेकिन 1790 आते आते उनको क्या होता है कि भैया फिर से पता नहीं क्या होता है कि वो उस कंडीशंस में आ जाते हैं कि फिर युद्ध करना चाहते हैं। कि उनका ये था कुल मिला जुला के कि हमें पूरे भारत पे क्या करना है, शासन करना है। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो सबसे पहले 1788 में जो निजाम होता है, क्योंकि निजाम को भड़काना या निजाम को युद्ध में लड़ाना किसी के खिलाफ किसी को मतलब उसको भड़काना बहुत आसान था। क्योंकि वो हमने पहले भी कह चुके ना, एक कहावत होता है गांव में ना कि बिन पेंदी का लोटा। लोटा जानते हैं कि नहीं? ठीक है, जैसे ये होता है ना, सेफ होता है उसके नीचे का इस तरीके से। तो भैया अगर पानी इधर थोड़ा सा हो गया तो इधर ढंगला जाएगा, थोड़ा इधर हो गया तो इधर ढंगला जाएगा ना। आई बात समझ में? तो वो वही था कि अगर कंडीशन देखा कि अंग्रेज जीत रहे हैं तो उधर कूद के चले जाओ मेढक की तरह, और अगर देख रहे हैं कि टिप्पू सुल्तान या हैदराबाद मतलब कि कर्नाटक का कोई राजा जीत रहा है, ठीक है, तो कूद के इधर चले जाओ। वो मेढक वाला हाल इनका था और पूरी जिंदगी भर यही करते रहते, बस जंपिंग जपांग करते रहते। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम आगे चलते हैं यहाँ पे कि 1788 में ये करते क्या है। 1788 में निजाम को अंग्रेज निजाम को भड़काते हैं, निजाम को टिप्पू के खिलाफ भड़काते हैं भैया। ठीक है, टिप्पू के खिलाफ युद्ध के लिए क्या करते हैं, भड़काते हैं। 1788 में इन्होंने ये काम किया। उधर 1789 आते आते टिप्पू ने त्रिवेणी पर आक्रमण कर दिया। त्रिवेणी पर आक्रमण क्यों किया टिप्पू? सबसे प्रमुख बात ये है कि इधर ये अंग्रेजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, टिप्पू क्या करता है 1789 में, टिप्पू त्रिवेणी पे आक्रमण किया। किस पे? आक्रमण। त्रिवेणी पर आक्रमण क्यों करता है? सबसे पहली बात, त्रिवेणी पे आक्रमण इसलिए करता है कि जो त्रिवेणी का राजा था ना वो अंग्रेजी कंपनी के पक्ष में था, अंग्रेजी कंपनी के पक्ष में या अंग्रेजी सरकार के साथ मिला था। इसलिए उसको ये पसंद नहीं था कि त्रिवेणी का जो राजा था वो अंग्रेजी कंपनी या अंग्रेजी सरकार के साथ मिला हुआ है। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या करता है, इस पे क्या करते हैं, आक्रमण कर देता है, इधर ध्यान नहीं देता, और इधर पूरी रणनीति चल रही होती है। अंग्रेज पहले तो निजाम को भड़काते हैं, ठीक है, फिर अपने में मिलाते हैं, ठीक है। अंग्रेज उसके बाद क्या करते हैं, इधर कुछ दूसरा ही हाल चल रहा था। अंग्रेज इधर मान लीजिए अंग्रेज क्या करते हैं, ये अंग्रेज हो गए हैं, और इधर ये निजाम, हैदराबाद का निजाम हमने मैप में दिखा दिया था, निजाम और मराठा तीनों दोनों से क्या करते हैं, ये संधि कर लेता है। क्या कर लेता है, संधि। क्या करते हैं भैया, संधि कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तीनों क्या करते हैं, एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, और तीनों मिलकर ही भी क्या करते हैं, जो टिप्पू सुल्तान के खिलाफ क्या करते हैं, रणनीति बनाते हैं और युद्ध लड़ते हैं। इस युद्ध को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। इस युद्ध को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। उन 3 भागों में हम देखेंगे पहला युद्ध में क्या होता है, दूसरे युद्ध में क्या होता है, तीसरे युद्ध में क्या होता है, ठीक है। तो हम 3 भागों में समझते हैं इस युद्ध के लिए। अब जब ये युद्ध शुरू हो जाता है तो आप 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तरफ है टिप्पू सुल्तान अकेला, और एक तरफ है ये तीनों, और ये दोनों और अंग्रेजी सेना, ठीक है, निजाम और मराठा और अंग्रेजी सेना। तो पहले युद्ध की अगर हम बात करें तो वहां पर अंग्रेजी सेनापति जो था जनरल मीडो था, ठीक है। पहला युद्ध, ठीक है, पहला युद्ध जो होता है 3 चरण में बांटा है। तो पहला युद्ध होता है जनरल मीडो और टिप्पू सुल्तान के मध्य। किसके मध्य होता है, टिप्पू सुल्तान के मध्य होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो जनरल मीडो चाहता था वो अपनी चाहत में सफल तो हो नहीं पाता भैया, जीत नहीं पाता, क्योंकि टिप्पू सुल्तान उस समय बहुत एक सुदृढ़ और मजबूत सेना के साथ था, मतलब सेना उसके पास थी, ठीक है। तो ये अपने जो नीति होती है ये सफल नहीं होता है, युद्ध में सफल नहीं हो पाता है, युद्ध में सफल नहीं हो पाता, ठीक है। तो पहला युद्ध तो इस तरीके से समाप्त हो गया। एक तरह से टिप्पू सुल्तान क्या होता है, अपनी राज्य की और अपनी मतलब सेनाओं की जो होता है पूर्ण रूप से क्या करता है, रक्षा करता है, और सुदृढ़ तरीके से उसको एकदम सेफ रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर मीडो क्या होता है भैया, मीडो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, तो मीडो को बदल दिया जाता है, ठीक है। अब अंग्रेजी अगर हम सेना की बात करें तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व होता है वो कौन करता है। अब आता है प्रमुख जनरल, ठीक है, जो आप गवर्नर जनरल में इनको पढ़ेंगे भी। अब कौन जनरल आता है, द्वितीय चरण में हम बात करें तो द्वितीय चरण की बात करें तो आ जाता है भैया कार्नवालिस। कार्नवालिस को आप जानते होंगे, अगर कोई जानता पढ़ा होगा तो वो जानता होगा कार्नवालिस। अंग्रेजों की तरफ कौन होता है, कार्नवालिस। और ये याद रखिएगा अंग्रेजी सेना में उसके साथ साथ 2 लोग और हैं। वो लोग कौन हैं, तो वो लोग हैं मराठा और निजाम। मैं यहाँ मराठा और निजाम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हैं साथ में, क्योंकि इसके बाद जब संधियां होंगी तो वो उनको भी मिलेगा, ठीक है। अंग्रेजों से जो संधियां होंगी, अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजी कंपनी को जो दिया जाएगा उनके साथ साथ निजाम और मराठा को भी दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कार्नवालिस और टिप्पू के बीच में मध्य में युद्ध होता है, ठीक है। अब कार्नवालिस क्या करता है भैया, कार्नवालिस जो मैसूर के कुछ एरिया होते हैं जैसे अंबुर, वेल्लौर, उन पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। कार्नवालिस यहाँ पर जीतने के मतलब वेल्लूर वेल्लूर और एक क्षेत्र है ना, क्या है आपका, वेल्लूर और क्या है, अंबुर है ना। अंबुर पर क्या करता है, अंबुर पर अधिकार, ठीक है। कार्नवालिस वेल्लूर और अंबुर पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है।
और वेल्लूर और अंबुर पर अधिकार ही नहीं करता है, उसके अलावा ये कार्नवालिस इनको जीतने के साथ साथ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टम का मतलब क्या होता है कि वो श्रीरंगपट्टम तक पहुंच जाता है, जो कि मैसूर की राजधानी थी, सबसे बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, कहां पर, यहां पर पहुंच जाता है, श्रीरंगपट्टम पहुंच जाता है, श्रीरंगपट्टम पहुंच जाता है। श्रीरंगपट्टम क्या है, श्रीरंगपट्टम की बात करें अगर, श्रीरंगपट्टम क्या है, तो श्रीरंगपट्टम भाई मैसूर की राजधानी है। ये याद रखिएगा कि मैसूर की राजधानी कौन थी, ठीक है, हैदर अली या टिप्पू सुल्तान के समय से ही है मैसूर की जो राजधानी है श्रीरंगपट्टम है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ में आई बात। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात हम बात करते हैं कि इधर ये टिप्पू सुल्तान क्या करता है, टिप्पू सुल्तान बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है यहाँ युद्ध में, क्या करता है, इधर जीतते ये चले जाते हैं, लेकिन टिप्पू सुल्तान एक युद्ध यहाँ पर जीतता है जिससे वो कोयम्बटूर पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। लेकिन टिप्पू सुल्तान की स्थिति अच्छी नहीं होती, कोयम्बटूर पर टिप्पू सुल्तान का अधिकार हो जाता है। एक मिनट इधर लिख दे रहा हूँ क्योंकि टिप्पू सुल्तान का कोयम्बटूर पर अधिकार हो जाता है, और इस युद्ध का निर्णय जो होता है, कोयम्बटूर पर टिप्पू सुल्तान का अधिकार होता है, वेल्लूर और अंबुर पर इसका कार्नवालिस का अधिकार होता है, और श्रीरंगपट्टम, और ये कार्नवालिस श्रीरंगपट्टम पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद ये क्या करता है, आगे नहीं पहुंच पाता, और यहीं से कार्नवालिस वापस लौट जाता है श्रीरंगपट्टम से। उसका मेन रीजन आपको बताता हूँ, वर्षा ऋतु आ जाती है, मतलब बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से ये जो कार्नवालिस है अपना अभियान आगे नहीं ले जा पाता, और टिप्पू सुल्तान भी नहीं आगे बढ़ पाता, और दोनों लोग वापस चले जाते हैं। लेकिन बहुत जल्दी ही टिप्पू सुल्तान और कार्नवालिस में फिर से युद्ध होता है। ठीक है, जो तीसरा है, ठीक है, 3 चरणों में हमने बांटा है ना, तीसरा युद्ध होता है, ठीक है, कार्नवालिस और टिप्पू में। ठीक है, कार्नवालिस और टिप्पू में होता है, कार्नवालिस और टिप्पू में ये युद्ध जो होता है ये बड़ा निर्णायक युद्ध होता है। बहुत निर्णायक का मतलब क्या है कि टिप्पू सुल्तान युद्ध तो लड़ता है बहुत वीरता से, बहुत अच्छे से युद्ध लड़ता है, लेकिन अंत में क्या होता है, अपने जो धोखा देते हैं ना, ठीक है, निजाम और मराठा, ठीक है, इसकी वजह से ये क्या होता है, युद्ध को हार जाता है। और कार्नवालिस सिर्फ अकेले नहीं लड़ता है, निजाम मराठा के साथ साथ इस समय अंग्रेजी कई ऐसे पदाधिकारी जो उच्च अधिकारी थे जो कार्नवालिस का क्या करते हैं, इस युद्ध में सहयोग करते हैं, जिसकी वजह से टिप्पू सुल्तान मजबूर होता है आत्मसमर्पण करने के लिए। क्या होता है, आत्मसमर्पण करने के लिए टिप्पू सुल्तान इसमें क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, इस युद्ध में टिप्पू सुल्तान की जब हार हो जाती है एक तरह से, तो यहां पर क्या होता है, संधि होती है, और संधि किसकी होती है, श्रीरंगपट्टम में संधि होती है, श्रीरंगपट्टम ये वही स्थान है, मतलब राजधानी है, आपको बता दिया कि संधि होती है, कि संधि। ठीक है, और श्रीरंगपट्टम की जो संधि होती है, उस संधि में कहा क्या जाता है, इस बात पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि अंग्रेजों ने जो इस युद्ध में, ठीक है, उनको क्षति पहुंची उसकी पूर्ति के लिए, ठीक है, पहला देखिए इसमें भी तीन तरह की संधियां हुई थी। अब संधि में ये बात आप क्लियर कर लीजिएगा, जो व्यक्ति जीता हुआ है, कार्नवालिस इस युद्ध में जीत जाता है, ठीक है, तो जो भी बातें कही जाएंगी अंग्रेजों के पक्ष में कही जाएंगी, क्योंकि जीता हुआ है, तो इसलिए अंग्रेजों के पक्ष में कही जाएंगी। उसका पहला देखिए, पहला क्या है संधि में, पहली संधि ये कहती है कि जो टिप्पू है 3 करोड़ रुपए देगा, 3 करोड़, ठीक है भैया, कितना रुपया देगा, 3 करोड़
रुपए अंग्रेजों को देगा। किसको देगा? अंग्रेजों को देगा। ठीक है, किस लिए देगा? क्योंकि युद्ध में जो उनकी क्षति हुई है इस वजह से उनको क्या करेगा? 3 करोड़ रुपए देगा। दूसरी संधि क्या होती है? ये अपने आधा से ज्यादा, अपने राज्य का आधा से ज्यादा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ जाता है। किसको? ठीक है, टिप्पू ठीक है, देखिए यहां पर क्या करता है कि टिप्पू का क्या करता है? अंग्रेजों को राज्य का आधा हिस्सा देता है। आधा हिस्सा देता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब मैंने यहाँ कहा कि टिप्पू अंग्रेजों को राज्य का आधा हिस्सा देता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अंग्रेजों को देता है, इसमें कौन कौन हक अपना लेता है। ठीक है, भैया कहते हैं कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे तो इसमें जो बेनिफिट होगा तो तुम हमें दोगे। ठीक है, अगर हम किसी मतलब चीजों में सहयोग कर रहे हैं, किसी के व्यवसाय में आप सहयोग कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट है या कोई भी है, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी के व्यवसाय में सहयोग कर रहा है, तो उनका जो बेनिफिट होता है उसका कुछ हिस्सा तो वो देते ही हैं उनको। तो उसी तरह यहाँ पर क्या था, अंग्रेज जब जीतते हैं तो अंग्रेज प्रॉपर ये कह चुके होते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो आपको भी देंगे। ठीक है, तो जो राज्य का आधा हिस्सा मिलता है, आधा से ज्यादा ही हिस्सा मिलता है, आधा मैंने लिखा लेकिन आधा से अधिक ही हिस्सा मिलता है, और वो अंग्रेजों के अलावा निजाम और मराठों को भी मिलता है। ठीक है, तो मराठा को भी दिया जाता है, मराठा और मराठा राज्य और निजाम को भी इसमें से हिस्से कुछ दिए जाते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात थी संधि में कि टिप्पू सुल्तान के जो 2 पुत्र थे ना, टिप्पू के 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास अंग्रेजों के पास, ठीक है, के पास बंदी बना के रखा गया। ठीक है, बना कर रखा गया। ठीक है, तो यहाँ 3 संधियां हुई। पहले तो 3 करोड़ रुपए देगा भैया टिप्पू सुल्तान। दूसरा, टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों, निजाम और मराठा को क्या करेगा? आधा से अधिक हिस्सा देगा अपने राज्य का। तीसरी संधि थी, टिप्पू के जो 2 पुत्र थे उनको अंग्रेजों के पास क्या करेगा? बंदी बनाकर रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बंदी बनाकर रखेंगे तो इस तरीके से क्या होता है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है, और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आई बात समझ में यहाँ पर? और सबसे बड़ी बात है, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध अब हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।